हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं डियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। इट मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है डियर, उसको रुके हुए कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? रुका होगा। और हम जानते हैं कि किसी नाभिक में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? आवेश। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब डियर ये होता है कि जो भी आवेश है वो क्या होगा? एक जगह क्या होगा? अस्थायी होगा। एक जगह क्या होगा? रुका हुआ। ठीक है, ओके। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डियर गास का प्रमेय। क्या दिखा था डियर? गास का प्रमेय। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है डियर, तो आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसको जाइए, उसको देख लीजिए, तब जाके वीडियो आपको ढंग से एकदम क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर। आज हम पढ़ेंगे गास के नियम का अनुप्रयोग, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ओके, अच्छा जी। अब इसके अनुप्रयोग में हम क्या करेंगे? 6 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम है डियर, इसके 6 एप्लीकेशन हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला जो एप्लीकेशन डियर है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आवेशित तार। क्या बोल सकते हैं डियर? आवेशित तार। तो आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या कैलकुलेट करेंगे डियर? आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर इन फाइनाइट लेंथ। ओके, हमारे पास क्या होगा? एक आवेशित तार होगा डियर, जो क्या होगा? अनंत लंबाई का होगा। क्या होगा? अनंत लंबाई का होगा। अब उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी को इस वीडियो में क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे डियर? इस पूरे फंडे को क्लियर करने के लिए हम सपोज करते हैं, एक वायर सपोज करते हैं जो अनंत लंबाई का है। कितने लंबाई का है? अनंत लंबाई का। ओके, तो लेट सपोज दैट डियर, ये हमने माना एक अनंत लंबाई का क्या है? वायर है, तार है, जिस जो क्या है? आवेशित है। क्या है डियर? आवेशित है। तो इस सिचुएशन में अनंत लंबाई का वायर है डियर। अब इसका फिगर कुछ ऐसे हम लोग क्या करते हैं? इस पे प्लॉट कर लेते हैं, जिस पर ये आवेश क्या है डियर? ये आवेशित है, प्लस प्लस प्लस। तो हमने माना एक आवेशित, ये क्या है? तार है। ओके, आवेशित तार है डियर, आवेशित तार। ओके, अच्छा, क्लियर है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो हमने माना कि इस सिचुएशन में इस आवेशित तार से डियर कुछ दूरी पर एक बिंदु स्थित है। इस बिंदु का नामकरण करते हैं क्या? P। ओके, इस आवेशित तार से जो डिस्टेंस है डियर, उस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं डियर? ये टोटल जो डिस्टेंस है डियर, उसको हम लोग नाम देते हैं R। यानी इसका यहां से आवेशित तार से और बिंदु P तक का जो डिस्टेंस है डियर, वो R है। क्लियर है? अब इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमने हेडिंग दिया डियर, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके, हमें क्या करना है डियर? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन में डियर हमें क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी? गॉसियन सरफेस का। क्यों? क्योंकि हमने हेडिंग दिया है डियर गास के नियम का अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग का हमने लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। क्लियर है डियर? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना डियर, तो हमें एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होगी। अच्छा जी, और गॉसियन सरफेस जो होगा डियर, वो हमारे पास एक क्लोज होगा, क्लोज सरफेस होगा, बंद होगा। और दूसरी बात तो डियर ये है कि उसमें जो हमारे पास रेडियस का मान होगा, इस आवेशित तार से जो डिस्टेंस होगा, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे डियर? हम कुछ ऐसा शेप लेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा शेप लेंगे जिससे क्या हो? इस आवेशित तार से उस शेप का जो डिस्टेंस है, हर कंडीशन में, हर शर्त में क्या हो? इक्वल हो। ओके, इस सिचुएशन में डियर क्या करेंगे? हम एक ऐसा शेप लेंगे, एक ऐसा गॉसियन सरफेस का क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, जिसके फलस्वरूप हम क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करें? कैलकुलेट कर लें। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, तो इस शर्त में डियर हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलेंडर लेते हैं। क्या लेते हैं डियर? सिलेंडर। एक बेलन लेते हैं। क्या लेते हैं डियर? बेलन। ओके, अब इस डीएस
वेक्टर का मतलब डियर ये है, जो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा, इसका बाहर की ओर होगा, ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। ओके डन। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा डियर, बाहर की ओर होगा। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, अगर इसके फ्लैट सरफेस की अगर बात करें, समतल सरफेस की बात करें डियर, तो इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा डियर, वो बाहर की ओर होगा, और इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इट मींस इसके तीन शर्त बनेंगे। कितने शर्त बनेंगे डियर, तीन शर्त। पहला तो बनेगा कर्व, क्या बनेगा डियर, कर्व बनेगा। और दूसरा क्या होगा, हमारे पास टॉप बनेगा, टॉप फ्लैट बनेगा, और जो नीचे वाला डियर वो बॉटम फ्लैट बनेगा। क्लियर है। इन तीन कंडीशन को अगर क्लियर कर दिए तो हमारे पास जो हेडिंग चल रहा है डियर, आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको कैलकुलेट करने में क्या कर रहेंगे, हम लोग सक्षम रहेंगे। ओके, तो इट मींस जो हमारे पास इसका एरिया वेक्टर होगा डियर, वो भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इट मींस हमारे पास जो इसका जो हमारे पास डियर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डियर, ये ऐसा होगा। लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर डियर होगा वो क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी हमारे पास जो डीएस वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। क्लियर है। तो इस इट मींस इस कंडीशन में क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। सिमिलरली अगर नीचे की ओर देखें डियर, तो एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, कुछ नीचे होगा, तो ये भी क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर, एंड इट मींस क्या बनाएगा, 90 डिग्री। अगर इतने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया डियर, तो मैं दावा करता हूं ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, हेंस डियर, अब क्या करते हैं, इसके पूरे समरी को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हमने माना एक आवेशित तार है, और आवेशित तार का मतलब क्या है, इस पे सब पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ओके, अच्छा ये हमारे पास क्या है, एक आवेशित तार है और अनंत लंबाई का। कैसा डियर, आवेशित है और क्या है, लिखा गया है अनंत विस्तार का रेखीय आवेश। तो यानी जो इसकी लंबाई लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर है। अच्छा जी, इस कंडीशन में हमने पढ़ा क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉमन सेंस की बात है, प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा वह उसका रेखीय आवेश घनत्व तो कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा, जिसको हम लोग लैम्डा से शो करते हैं। अच्छा जी, अब इस कंडीशन में हमने क्या किया है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P माना है, और उस बिंदु P का इस आवेशित तार के बीच का जो डिस्टेंस डियर, उसको हमने क्या मान लिया, R। क्या मान लिया डियर, R। ओके डन। क्लियर है। ये R तो भी डियर क्या होगा, हमारे पास R ही होगा डियर। क्या होगा, R, क्योंकि हम जानते हैं सिलेंडर इसीलिए तो लिया गया है क्योंकि हर सिचुएशन में जो इसका जो डिस्टेंस होगा डियर, वो हर कंडीशन में क्या होगा, इक्वल आएगा। अच्छा जी, अब इस कंडीशन में हमने माना इसका एरिया वेक्टर, जो हमने क्या किया है, ये एरिया कुछ सपोज किया डियर, उसका एरिया वेक्टर हमने क्या मान लिया, डीएस। क्या मान लिया डियर, डीएस। और यहां पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस चार्ज को एज्यूम कर लेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, ये प्लस चार्ज, ये भी क्या प्लस चार्ज, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे डियर। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है आप लोगों को। अब इस सिचुएशन में हमारे पास दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इक्वल हो गया, और इस सिचुएशन में क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। तो इनके बीच का जो झुकाव है डियर, वो क्या हो गया, 90 एंगल होगा, और इस सिचुएशन में क्या होगा, 90। बट इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास 0 एंगल। क्या होगा, 0 एंगल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही पर है, यानी कहने मतलब एक ही ओर है। इट मींस दोनों का जो झुकाव होगा डियर, वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं पूरे डेरिवेशन को। अगर इतना समझ गए आप लोग, तो आगे डेरिवेशन को बड़े ढंग से हम लोग करेंगे। ओके, तो इस फिगर को अगर ढंग से आप लोग समझ चुके हैं डियर, तो आगे पूरे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे डियर विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे डियर, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को किसे शो करते हैं, फाई ई। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ई इंटू क्या होता है, डीएस। इंटू क्या होता है, डीएस। विद्युत क्षेत्र के, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे डिफाइन करेंगे डियर, विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक पृष्ठ से, चूंकि विद्युत फ्लक्स की इक्वल टू होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डीएस। और इसको डिफाइन करना चाहे डियर, तो डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक पृष्ठ से, लुक लाइक ये वाला काल्पनिक पृष्ठ, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेंडर के किसी भी भाग पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्लियर आप लोगों को। तो विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यानी इट मीन
ये क्या होगा, ये सिलेंडर लिया गया तो जो भी विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, पास आउट होंगी। जितनी भी विद्युत बल रेखाएं पास आउट होंगी उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं डियर, विद्युत फ्लक्स। इस कंडीशन में हमारे पास ये हो गया, अगर दोनों के बीच का झुकाव क्या हो, अगर विद्युत क्षेत्र और काल्पनिक पृष्ठ के बीच का झुकाव क्या हो, थीटा हो। क्या हो डियर, थीटा हो। तो उस शर्त में हमारे पास क्या बनता है डियर, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू क्या बनता है, डीएस इंटू क्या बनता है, कॉस थीटा। क्या बनता है डियर, कॉस थीटा। यानी विद्युत क्षेत्र और ये काल्पनिक पृष्ठ जो मानेंगे डियर, इस दोनों के बीच का झुकाव क्या लेते हैं, अगर थीटा हो डियर, तो उस शर्त में हम लोग क्या करेंगे, जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो होगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डीएस इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। क्लियर आप लोगों को। अच्छा जी, लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि ई तथा डीएस के बीच का झुकाव यदि ई और डीएस के बीच का झुकाव क्या हो, थीटा हो, तो इसको आगे प्रोसीड कर देंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस कॉस थीटा। क्लियर है। अगर इस कंसेप्ट को नहीं समझते हैं डियर तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए उसको भी पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके। अच्छा जी, अब हमने बताया आप लोगों को इस सिलेंडर के लिए 3 केस बनेगा। कितने केस बनेगा, 3 केस। पहला तो बनेगा डियर कर्व का। क्या बनेगा डियर, कर्व का, यानी घुमावदार तल का। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, अपर साइड में यानी टॉप फ्लैट यानी ऊपर का समतल बनेगा। और नीचे वाला कंडीशन में देखिए ये हमारे पास बनेगा बॉटम का फ्लैट बनेगा। क्लियर डियर, बॉटम फ्लैट बनेगा। क्लियर है। यानी हमारे पास पहला जो शर्त बनेगा डियर वो हो गया कर्व एरिया। ओके डन। और हमारे पास अगला हो जाएगा टॉप फ्लैट और नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा बॉटम फ्लैट। क्लियर है। अगर तीनों का हम लोग क्या करें, विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें डियर, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने में सक्षम रहेंगे। ओके। अच्छा जी, इतना तो हमारे पास एकदम क्लियर है, ये फंडा क्लियर है। अब इसलिए अब लिखेंगे डियर यहां पर आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित तार के कारण, आवेशित, तो डियर हम लिखेंगे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई। क्या होगा डियर, फाई ई। तो इस कंडीशन में हमारे पास 3 केस बनेगा। पहला तो इंटीग्रल और यहां लिखेंगे कर्व। क्या लिखेंगे डियर, कर्व के लिए, यानी कर्व के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ई इंटू डी एस इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। क्या बनेगा डियर, कॉस थीटा। अब ऊपर हमारे पास ये क्या है, टॉप फ्लैट है डियर, तो प्लस इसको अगर ऐड कर दे इंटीग्रल इंटू टॉप फ्लैट, टॉप फ्लैट। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो डियर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। हमने कर्व के लिए निकाल दिया और टॉप फ्लैट के लिए निकाल दिया। अब कहां का निकालेंगे, बॉटम फ्लैट का, इंटीग्रल और यहां लिखेंगे बॉटम फ्लैट, बॉटम फ्लैट। ओके डन। इसको आप लोग अगर शो करना चाहें तो अपने हिसाब से शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कर्व के लिए निकल गया, ये टॉप बॉटम के टॉप फ्लैट के लिए निकल गया, ये बॉटम फ्लैट के लिए। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल ए इंटू डी एस इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। तो इस सिचुएशन में डियर हमारे पास पहली शर्त के कंडीशन में झुकाव थीटा इज इक्वल टू 0 है, दूसरे कंडीशन में 90 और तीसरे कंडीशन में क्या 90। यानी थीटा का मान 90 रखेंगे तो ये पूरा मान 0, थीटा का मान 0 रखेंगे, 90 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या होगा, 0। इट मींस डियर हमारे पास बचा क्या डियर, बस तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल और ई इंटू डी एस, ये कर्व के लिए बस बचा है, ई इंटू डी एस इंटू क्या बचा, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 0 प्लस क्या होगा, ए भी 0, ए भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके। तो फाई ई इज इक्वल टू, अब केयर करने वाली बात है डियर, कॉस थीटा ये क्या 0 डिग्री, क्या है 0, और कॉस 0 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है 1। कहां से डियर, यहां से। ओके। तो हमारे पास बचा क्या डियर, ई कांस्टेंट है क्योंकि आवेश जो दिया गया है डियर इसको, वो एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इट मीन जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इट मींस ये मान जो होगा डियर वो कांस्टेंट होगा। इंटीग्रल बस बचा क्या, डीएस। अच्छा जी, क्योंकि आल्सो वी नो डेट, हम जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है डियर वो क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, ये लंबाई पूरा क्या होता है 2 पाई आर, और ये हाइट क्या होता है एच। बट इस कंडीशन हमने क्या किया डियर, एच नहीं लिया क्या, एल। तो इस कंडीशन में बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई क्या होगा, आर एल। इट मींस इस काल्पनिक भाग का हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर का जब इंटीग्रल करेंगे डियर तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू क्या हो गया, एल। ये हमारे पास डियर इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया।
तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट होगा डियर। अब क्या कर देंगे, लिखेंगे आगे हम लोग गास के नियम से। तो इस शर्त में हमारे पास विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर है डियर। अब लिखेंगे हम लोग गास के नियमानुसार, गास के नियम से। गास के नियम से हम लोग डियर क्या जानते हैं, गास के नियम से हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या है, गास का थ्योरम है। अगर इस कंसेप्ट को भी आप लोग ढंग से समझना चाहते हैं तो मैंने बोला है, आई बटन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे डियर, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं, सेकंड। क्लियर हो गया आप लोगों को। बट हमारे पास क्या डियर, जो रेखीय आवेश घनत्व है डियर, वो हमने क्या निकाला, लेमडा इक्वल टू क्यू अपन क्या हो गया, एल। तो हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू, चूंकि हमारे पास बट लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या है डियर, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान क्या होगा, यल। इट मीन्स क्यू का मान निकालना चाहे डियर, तो क्या जाएगा, लेमडा इंटू क्या होगा, यल। क्लियर है। यानी हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान यल हो गया। तो क्यू इज इक्वल टू मान निकाला जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, लेमडा इंटू क्या आ जाएगा, यल हो गया। अब इस मान को यहाँ पर पुट कर सकते हैं डियर। तो इक्वेशन सेकंड नहीं, अब आगे प्रोसीड कर लेते हो। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू लेमडा यल पूरे का अपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्या लिखेंगे यहाँ से आगे आप लोग, हेंस लास्ट में लिखेंगे। अब पूरा हमारे पास डेरिवेशन क्लियर हो गया डियर। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, हेंस लिखेंगे डियर। तो लिख सकते हैं हेंस, क्योंकि ये भी क्या है फाई ई और ये भी क्या है फाई ई, विद्युत प्लस दोनों का क्या है, इक्वल है। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा डियर। तो लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से डियर क्या आएगा, उसको देखते हैं हम। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ई इंटू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल पूरे का अपन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है डियर। क्लियर है डियर। अच्छा जी, इस कंडीशन में क्लियर डियर, इस कंडीशन में जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक हो गया, और यल से यल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, ई निकालना है। तो इट मीन्स आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई इज इक्वल टू डी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे, ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, 1/2 पाई, ये गुना में किसमें टूटेगा, भाग में, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू लेमडा अपान क्या बनेगा डियर, लेमडा अपान बन जाएगा यहाँ पे आर। इट मीन्स पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं डियर। इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये ऊपर लेमडा बचा, लेमडा अपान क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, यही हमारे पास क्या होगा डियर, यही हमारे पास जो डियर होगा आवेशित तार के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपन क्या होगा, आर होगा। जहाँ पे आप लोग जानते हैं लेमडा क्या डी है, रेखीय आवेश घनत्व है। अच्छा जी, अगर इसको क्या करें डी है, ऊपर नीचे दो का गुणा कर देंगे। यानी किसी भी संख्या में एक ही संख्या से गुणा कर दें और उसी का क्या कर दें, भाग दें, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग जानते हैं कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो हमने क्या कर दिया, 2 का गुना यहाँ कर लिया, 2 का गुना यहाँ कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू डी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू लेमडा, ये हो जाएगा 2 लेमडा पूरे का अपन क्या आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या है, आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये हमारा था डियर अनंत विस्तार की रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा पूरे का अपन क्या हो गया, आर। क्लियर आप लोगों को। इस कंडीशन में हमने पूरे डेरिवेशन को कवर करा, और इस डेरिवेशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपन आर का क्या सेंस निकलता है डियर, उसको पूरा क्लैरिफाई करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो इस केस में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, इस पूरे डेरिवेशन का 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। वो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा उसको दिखाते हैं डियर। ओके,
तो लिखेंगे यहाँ पे आईएमपी फैक्ट, आईएमपी फैक्ट ऑफ डेरिवेशन, आईएमपी फैक्ट ऑफ डेरिवेशन। ओके डियर, तो आईएमपी फैक्ट ऑफ डेरिवेशन क्या होगा डियर, तो डेरिवेशन से क्लियर करते हैं, यानी ई का मान अगर बढ़ेगा डियर, दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। यानी ई जो हमारे पास दिया रहा है, पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ई इन प्रोपोर्शनल 1/r होगा, और दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होगा डियर, ई और प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारे पास, लेमडा होगा। ओके, चूंकि हम जानते हैं कि बेलन के पृष्ठ पर हर जगह आवेश का मान क्या होगा, इक्वल होगा, समान रूप से वितरित होगा, बट जैसे जैसे इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा डियर वो क्या होगा, कम होगा। यानी इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा तो हमारे पास दूरी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और दूरी का मान कम होगा डियर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इट मींस अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे डियर तो कुछ लुक लाइक ऐसे बनाएंगे डियर, तो इट मींस जैसे जैसे हमारे पास ये मान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये हमारे पास क्या डिस्टेंस है, तो कुछ ग्राफ इसका लुक लाइक ऐसे बढ़ेगा। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट अगला दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है डियर, ई प्रोपोर्शनल लेमडा, यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे जो आवेश घनत्व है डियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दोनों क्या होगा, एक साथ साथ बढ़ेगा। इट मींस अगर ये क्या हमारे पास है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डियर, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बीच ग्राफ खींचो डियर तो कुछ लुक लाइक ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पूरे डेरिवेशन का एकदम पूरा क्लैरिफिकेशन था डियर, इसी बात को समझना था। वन मोर टाइम, अगर ई का मान बढ़ेगा तो दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, ई का मान बढ़ेगा तो दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती दिखाए हैं, क्योंकि ई क्या लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r, यानी ई बढ़ेगा तो दूरी क्या होगा, कम होगा, दूरी कम होगा तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली अगला दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर डियर, अगर ई का मान बढ़ेगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, बढ़ेगा।